अच्छा लगता है मेरे छोटे बड़े भाई के साथ बैठकर। छोटे बड़े हाउ यू ब्रो? पिछले 4 महीनों में इतनी सारी चीज़ें हुई है। लाइफ ने मुझे पहली बार नीचे गिरा दिया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जिम इंजरी की वजह से सारी चीज़ें हुई, पर मैं सुबह उठा और मैं जो सबसे लो पॉइंट होता है डाउन फेजेस का, टेल मी अबाउट दैट डे और दैट मोमेंट। इवन रोना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। कितना रोए? बहुत। उसके पहले आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई हैड क्राइड, क्योंकि रॉक बॉटम में आपका खुद के साथ जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो सब नेगेटिव होता है। मैं अभी भी वो नैरेटिव स्विच करने के बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरी दिमाग के अंदर जो सेल्फ इमेज थी वो ऐसी थी, उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और जब वो चला गया मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स इतने नीचे गिर गए। पर जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, एक्सेप्ट की कि ठीक है फिजिक नहीं है बट आई एम स्टिल साकेत गोखले, उस पॉइंट से। एंड बाय द वे क्रेडिट गोज टू यू। लास्ट पॉडकास्ट में माम्बा मेंटालिटी के बारे में हमने बात की थी। It's just a chain of mambas. Pass it on to the next one. डू यू डू एनीथिंग फॉर योर इनर चाइल्ड? Silly, but FIFA खेलता हूँ। आई लव इट। वो भी होना चाहिए हर मेल के पास ना। वो जो भी कम्पिटिटिवनेस है उसे बैलेंस आउट करने के लिए समथिंग दैट मेड यू हैप्पी वंस। I think that's the trick with growing older as a man. Your external world becomes a reflection of your internal world. So the hope is to only take care of the internal world. Yes, because that is the only thing you can control. वॉरियर पॉडकास्ट। ये आज की थीम साकेत गोखले के साथ फिर से। आई थॉट कि मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे हो भाई, बट एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद अ कोट। एक बहुत तगड़ी कोट है जिसकी एक झलक ना आपको भगवत गीता में भी मिलेगी। बट कोट है एक जर्मन फिलोसोफर की, हिज नेम्स फ्रेडरिक नीचे। वो कहते हैं कि ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हो, फिर आप कैसे जी रहे हो या किन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है उनका मतलब नहीं। व्हाट मैटर्स इज़ योर एंड पर्पस, और जीते रहो। दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ। कीप फाइटिंग, कीप बैटलिंग, कीप मूविंग अहेड। साकेत भाई, गुड टू हैव यू बैक इन द स्टूडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफ़ी बड़ा सरप्राइज था पर आई थिंक इस कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है, सिर्फ व्यूअर्स को नहीं पर मुझे। सेम टू यू। इतना अच्छा लगता है मेरे छोटे बड़े भाई के साथ बैठकर। छोटे बड़े हाउ यू ब्रो? ठीक हूँ, एटलीस्ट कंपेयर टू लास्ट पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें बदली है और लाइफ ने मुझे पहली बार नीचे गिरा दिया है, तो उसका सामना करना ये बहुत मुश्किल है। इतना आसान काम नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा सीख भी रहा हूँ। बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस आए हैं। पहली बार हेल्थ के साथ थोड़े अप्स एंड डाउन्स आए फॉर द फर्स्ट टाइम इन 24 ईयर्स। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो भी सारी चीज़ें लगती है वो मैं धीरे धीरे बिल्ड कर रहा हूँ। और ज़्यादा तक चीज़ें मेंटली है इसमें। जो भी चीज़ें हुई वो फिज़िकल हुई, पर उसकी वजह से मेंटली जो हिट मिलता है हमें, उससे वापस आना ओनली यू कैन डू। हल्के से कॉन्टेक्स्ट दीजिए। तो पिछले 4 महीनों में इतनी सारी चीज़ें हुई है कि हम इसके बारे में 5-10 मिनट भी बात कर सकते हैं। और ये सब कुछ इतना सडनली हुआ कि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक जिम इंजरी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, पर मैं एक शाम को मसाज के लिए गया था। जिम ब्रोज की कम्युनिटी में, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में लोग बहुत प्रीच करते हैं कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार एक डीप टिश्यू मसाज के लिए जाना चाहिए। उससे मसल्स के अंदर जो भी नॉट्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो मैं भी गया, पर अनफॉर्चुनेटली उस मसाज में मसूस ने उनके एल्बो से एक बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। अब इन द मोमेंट मुझे पता नहीं था कि
ये सारी चीज़ें होने वाली है। यूजुअली मसाज के बाद बहुत रिलैक्सिंग लगता है, तो मुझे लगा ठीक है, मे बी माई बॉडी इज़ फीलिंग अ लिटिल रिलैक्स्ड, आज रात को सो के देखता है और कल पूरा रूटीन वापस कंटिन्यू होगा। पर मैं अगली सुबह उठा और मैं अपनी गर्दन हिला ही नहीं पा रहा था। तो मैं लेफ़्ट राइट ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो कर नहीं पा रहा था। और 1 घंटे के बाद बहुत अलग अलग सिम्टम्स आने लगे, जैसे मुझे अपने हाथों और पैरों में बहुत नमनेस आया, टिंगलिंग आया, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। तो ये सारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स है, जिसकी वजह से हमने कई डॉक्टर्स को पूछा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और फिर द डायग्नोसिस वाज कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में C1 और C2 ये जो वर्टेब्रे होते हैं उनके बीच की जो नर्व है उनमें प्रॉब्लम आ गया है। तो उसके बाद से अगले 2-3 महीने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चले और उन ट्रीटमेंट्स के भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गर्दन को ट्रीट करोगे तो आपके सिर का जो वज़न है उसे कौन झेलेगा? इफ़ योर नेक इज़ नॉट बीइंग एबल टू होल्ड योर हेड, तो सारा लोड ट्रैप्स पे आता है, फिर ट्रैप्स टाइटन अप होते हैं, फिर नौजिया आता है, डिजीनेस आता है। तो वही चल रहा है। और अब आई एम हैप्पी टू से कि 4 महीनों के बाद सारे ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी नेक के जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन दोज मसल्स बैक सो दैट माई बॉडी कैन हैंडल द वेट ऑफ माई हेड। और इस पूरे फेज़ में मेंटली मैं इतना ज़्यादा लो था कि गर्दन के साथ साथ मुझे एक बार UTI हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, स्टमक प्रॉब्लम्स आ गए। एंड आई बिलीव दैट दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज माई मेंटल स्टेट वॉजंट गुड इनफ। साइकोसोमैटिक। यस, आई थिंक नाउ लुकिंग बैक एट एवरीथिंग, क्योंकि उन सारी चीज़ों का क्योर भी इन अ वे जब मैंने डिसाइड किया कि ये सारी चीज़ें इस रीज़न की वजह से हो रही है, दैट आई एम नॉट डूइंग ओके मेंटली, तब आई स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ दोज थिंग्स बिट बाय बिट। तो इसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी है। और ऑल ऑफ अ सडन ये सब कुछ ओवरनाइट होने की वजह से मेरे अंदर बहुत फियर आ गया था। और जब फियर आता है तो बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आते हैं, डाउट आता है, एंग्जाइटी आती है, सैडनेस आती है। तो अगर आपकी मेंटल स्टेट ऐसी है तो डिजीज़ आएगा। दैट इज़ वॉट आई हैव लर्नड in the last 3 to 4 months now. Where are you right now with the injury and everything? So अभी भी पेन है while I am talking to you, थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। इनफैक्ट इवन मुंबई आना आज मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्टेप थी, क्योंकि घर पे आपको जिस टाइप का कंफर्ट मिलता है उस कंफर्ट में आपको इतना सेफ लगता है कि इट रियली एड्स इन रिकवरी। पर फिर मुझे ये भी लगने लगा कि आई एम गेटिंग स्कैर्ड ऑफ डूइंग द थिंग्स आई वॉज वंस डूइंग। और यहाँ मुंबई आना मेरे लिए इतनी रूटीन चीज़ बन गई थी कि फिर मैंने डिसाइड किया, बिग थैंक्स टू माई पेरेंट्स एज वेल, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बहुत पुश किया। इनफैक्ट मेरे पापा आज मेरे साथ मुंबई आए जस्ट सो दैट आई फील अ लिटिल सिक्योर एंड सो दैट फियर बीच बीच में ना आए। सो दैट्स द अपडेट। And what's next over the next 1 year? सो ये भी फ़नी है बिकॉज आई ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग। ये डीप टिश्यू मसाज ये सब होने के पहले मैं जापान गया था और ये एक ऐसी ट्रिप थी जो मैंने पिछले 8 महीनों के लिए विजुअलाइज़ की थी। ठीक है, इनफैक्ट इवन हमारा पॉडकास्ट होने के बाद मैं आबू धाबी गया, मेरे पास ऐसे गोल्स थे। तो जब आप अपनी आंखें बंद करते हो आपको फ्यूचर दिखता है, राइट? मैं जब जापान से वापस आ रहा था, अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है बट आई बिलीव दैट इट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंड। वो फ्लाइट 10 घंटे की है। 2-3 वीडियोज़ एडिट करने के बाद यूजुअली मैं फ़्लाइट्स में अपनी आंखें बंद करता हूँ, गाने सुनता हूँ या बस साइलेंस एन्जॉय करता हूँ और मुझे आगे क्या क्या करना है उसकी मुझे एक मेंटल इमेज दिखती है। पर उस फ्लाइट में मुझे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। I couldn't see what's next. Going back to the quote you started off with, जो पर्पस था वो आई थिंक इन दैट मोमेंट मिसिंग था।
एंड मैं खुद को बता रहा था कि हाँ मुझे अब ट्रेनिंग में वापस लगना है, न्यूट्रिशन ठीक से फॉलो करना है, बट आई डोंट बिलीव दोज आर स्ट्रॉन्ग इनफ वाइज. तो वो जो भी अंधेरा था, मे बी दैट कुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू वॉट हैपन्ड. अब मुझे धीरे धीरे फ्यूचर दिख रहा है. नाइस. और जो भी चीज़ें मुझे अचीव करनी है वो दिखाई दे रही है, और सिर्फ शब्दों में नहीं, विजुअली. आई बिलीव कि हमारा जो दिमाग है वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है, और वो ब्लैंक कैनवस इसी रीज़न की वजह से होता है कि आप आर्टिस्ट हो, आपको वो पेंट करना है, और आपको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके उस कैनवस को अपने दिमाग में देखना है. देन इट विल बिकम अ रियलिटी. तो मुझे अलग अलग चीज़ें अब दिख रही है. अभी दे आर जस्ट अ ब्रीफ स्केच, पर गोइंग फॉरवर्ड मैं कलर्स ऐड करूँगा उसमें, उन्हें और विविड बनाऊँगा. कंटेंट क्रिएशन के लिए प्यार बढ़ा है या घटा है? घटा है. घटा है. या क्योंकि क्रिएट करने का मन ही नहीं कर रहा. पर आई शॉट माई फर्स्ट वीडियो आफ्टर अ वाइल ऑन यूट्यूब 3 days ago. तो उससे भी मैं धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ, क्योंकि आई एम अवेयर कि सेल्फ डाउट को दूर भगाने के लिए एक्शन इज़ द ओनली वे. तो यू हैव टू गेट स्टार्टेड, फिर वो स्पार्क आएगा एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड. पर ये रियलाइज़ करने के लिए 4 महीने लगे. इट्स बीन अ ईयर फुल ऑफ सफरिंग. इट हैज़. आई थिंक कि बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं एक्चुअली इस साल. Yeah. आई डोंट नो इफ एवरीवन. आई थिंक फॉर सम पीपल इट्स बीन अ स्पेक्टेकुलर ईयर, बट दैट परसेंटेज ऑफ पीपल इज वेरी स्मॉल. कोई रैंडमली मिल जाता है. शो पे काफ़ी सारे लोग मिले. मोस्टली लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल चल रहा है बहुतों के लिए. या It's just been a challenging, and we see it in the news वर्ल्ड also. वाइड. Yeah, I don't know what's happened this. I mean, ये एक astrological conversation नहीं है, but the world of astrology predicted all this about this year. कि it's a year of eruptions and explosions. I look at it as rebirth. You know, why not? एक थोड़ा फटका पड़ गया. फर्स्ट इनिंग्स की विकेट गिर गई. सेकेंड इनिंग्स बाकी है बहुतों के लिए. So you are able to see it from a very nice perspective. Yeah, maybe now. Because you're out of it. Yeah, now I'm out. You know, like, and more importantly मेरा आर्टिस्टिक रिदम मिल गया है फिर से. बट 6 महीने लगे, और इन 6 महीनों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. एवरीथिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन विजिट्स टू the legal aspect of things to like just not having creative instinct in my heart. You know, जो भी ट्राई कर रहा था फेल हो रहा था. और विनर्स की दुनिया में ना, जब कोई फेल करता है तो बाकी सारे विनर्स कहते हैं नो प्रॉब्लम, कीप गोइंग, कीप गो फॉर इट अगेन, ट्राई अगेन. बट ये जो प्रोसेस ऑफ फेलिंग होता है, दुनिया भर के लोग विनर्स नहीं हैं. दुनिया भर के लोग बहुत एंजॉय करते हैं दूसरों के फेलियर्स. तो बहुतों ने एंजॉय किया इस फेज. सो इंटरनली इट्स बिन एन अनोइंग बैटल टू फेस. Yeah, it is लाइक frustrating है थोड़ा. हाँ, अनोइंग है, बट एट द सेम टाइम यू ओनली ब्लेम योरसेल्फ, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स. एंड फाइनली आई फील कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं. Everything from like finances to mental state to opportunities to rhythm. Rhythm बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. बहुत. Yeah. And what is rhythm for you? Rhythm is जब सारी चीज़ें बस फ्लो कर रही है. जब आप effortlessly अपने काम में एन्जॉय कर रहे हो, प्रोग्रेस बना रहे हो, दैट इज़ रिदम. और उस रिदम स्टेट में एंटर करने के लिए आई थिंक फर्स्ट स्टेप आपको ही लेनी पड़ती है. वो फिजिक्स में भी कहता है ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट, बट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन. डू यू रिमेंबर वो एक विराट कोहली का इंटरव्यू था मेरे ख्याल से उनके एशिया कप विन के बाद या वर्ल्ड कप विन के बाद. आई थिंक इट वाज वर्ल्ड कप विन. जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि हाउ डू यू फील विनिंग द T20 वर्ल्ड कप फाइनली, तो उन्होंने कहा कि माय बिगेस्ट लेसन इज जब ऊपर वाले को देना होता है तो वो दे देते हैं. आप हाथ मारो, पैर मारो, इट डजंट मैटर. जब गॉड चाहेंगे तब चीज़ें होंगी. एंड दैट आई हैव विटनेस्ड माई सेल्फ एज वेल कि सो मच इज आउट ऑफ आवर हैंड्स, बट द गेम इज टू कीप गोइंग इवन इफ यू नॉट फाउंड योर रिदम. और ये है जिमिंग की देन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू नो, ट्रेनिंग ऑन द रफ डेज अप्लाइज टू लाइफ ऑल्सो. राइट. सो आई फील कि इस साल एटलीस्ट जिमिंग के स्किल्स, जिमिंग के जो मेंटल स्किल्स होते हैं
वो बहुत ज़्यादा काम आए. जिमिंग के मेंटल स्किल्स. Yeah. नाइस. That's the point of years of lifting. It's great, physical fitness is great, aesthetics are great, but दिमाग भी बदलता है. Oh no, I do it for the mental. Yeah. 100%. या Hmm. अभी इन पिछले 4 महीनों का अगर एग्जाम्पल लिया, मैं फिज़िकली यूजुअली हर दिन 3 से 4 घंटे मेहनत करता हूँ. तो मेरे अंदर जो भी एनर्जी होती है उसे एस्केप करने के लिए एक मीडियम होता है. तो बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू ट्रेन और वॉक और रन, वो सारी एनर्जी इतनी ट्रैप थी. देन योर माइंड स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स वेयर देयर आर नन. आप सबसे लो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो. सबसे लो. या उसके बारे में बात करता. जो सबसे लो पॉइंट होता है डाउन फेजेस का. टेल मी अबाउट दैट डे और दैट मोमेंट. तो फनी बिकॉज ये जो लो मोमेंट्स होते हैं, अगर कोई मुझे पूछे कि उन मोमेंट्स को डिस्क्राइब करो तो मैं नहीं कर पाता. क्योंकि लुकिंग बैक वो जो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं वो मेरे लिए टाइमलाइन को अगर देखा बस ब्लैक स्पॉट्स है. दे आर ब्लैंक. और इनमें से एक सिमिलर ब्लैंक स्पॉट लॉकडाउन के वक्त आया था, जब पहली बार 2020 में वायरस आउटब्रेक वो सब हुआ था. तब भी 1 महीना कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, कोई सोशलाइजिंग नहीं था. तो लुकिंग बैक एट दैट मुझे वो 1 महीना याद ही नहीं है. तो आई गेस ये मेरे ब्रेन का एक डिफेंस मैकेनिज्म है टू जस्ट डिलीट इट, मूव पास्ट इट एंड गो फॉरवर्ड इन लाइफ. पर मुझे वो सबसे लो पॉइंट याद नहीं है विविडली. एंड बिग थैंक यू टू माई मदर, क्योंकि मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि यू हैव गॉन थ्रू दिस बिफोर एंड दिस टाइम विल ऑल्सो बी द सेम. योर ब्रेन विल गेट यू आउट ऑफ इट एंड यू वोंट रिमेंबर इट इन एज मच डिटेल. तो आई एम हैप्पी कि मुझे वो याद नहीं है इतने डिटेल में. कुछ ब्रीफ मोमेंट्स याद रहते हैं क्योंकि बहुत सैड लगता है. एक चीज़ जो याद रहती है वो है मैं स्माइल ही नहीं करता था. तो वो काफ़ी वियर्ड है बिकॉज मैं यूजुअली एक काफ़ी खुश इंसान हूँ. पर उन मोमेंट्स में आपकी जो पेसिमिस्टिक साइड है वो बाहर निकलती है. आप जितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो, उन मोमेंट्स में आप सिर्फ इक्वेशन का नेगेटिव साइड देख पाते हो. कह रहे हो कि इवन इफ यू हैव द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी, जब मेंटल हेल्थ खराब होती है आपका दिमाग ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाता. या ऑप्टिमिज्म ही चला जाता है. क्योंकि अगर एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर पेसिमिज्म है 100, यहाँ पे ऑप्टिमिज्म है. आई वुड कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमन बीइंग. इवन जब वायरस हुआ था आई वाज लाइक मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे फैमिली को कुछ नहीं होगा, दोस्तों को कुछ नहीं होगा, एंड कुछ नहीं हुआ. मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक था और उतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ. पर मैं समवेयर अलोंग द वे इस बैड फेज में वो भूल गया दैट इज़ हु आई ओरिजिनली एम एंड आई नीड टू ट्रेन माई ब्रेन टू कम बैक टू दैट नाउ. यू नो इन रेट्रोस्पेक्ट, क्योंकि इस साल मुश्किल रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमिज्म ब्रेकेज है मैं उसे भी वैल्यू करने लगा हूँ. पॉइंट ऑफ ऑप्टिमिज्म ब्रेकेज जहाँ पेसिमिज्म फील हो रहा था, जहाँ नेगेटिविटी फील हो रही थी, व्हेन आई लुक बैक एट इट नाउ मैं अब उसे वैल्यू करने लगा हूँ. क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं एक घमंडी इंसान हूँ. लाइक आई लव ट्रीटिंग एवरी वन विद लव एंड मैं खुद को बड़ी चीज़ नहीं समझता. और शायद मैं बहुत यंग था समझता था, बट ओवर टाइम स्टॉप्ड, यू नो, जेन्यूनली. बट एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी थी. यही ऑप्टिमिज्म कैन टर्न इनटू इनविंसिबिलिटी वेरी इजीली. यस, वो इनविंसिबिलिटी को टूटना बहुत ज़रूरी था. ईगो डेथ इन अ वे. या वेरी हीलिंग यार इन रेट्रोस्पेक्ट. क्योंकि पता 10 सालों में ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दी, बहुत सारी एडवाइस मैंने अपनाई. कुछ ऐसे पीसेस ऑफ एडवाइसेस थे जो आते रहे और मैं उन्हें अपना नहीं पाया क्योंकि ईगो डेथ हो गई. It created room to really reflect and to finally apply that advice that I've heard from people. तो आई थिंक अगर एक्चुअली खुद के पर्सनैलिटी को बदलना है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के थ्रू, वो ईगो डेथ की मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी भी होती है. बट जब ईगो डेथ हो रही होती है तो बहुत दर्द होता है एंड यू हैव टू गो थ्रू द पेन. you can't think of all this
एट दैट मोमेंट आई थिंक दुख, रोना, गुस्सा, दीवार को मुक्के मारना, ये सब बहुत ज़रूरी है उस मोमेंट में. देन लेट इट गो, देन मूव ऑन. इवन रोना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था. बहुत ही अलग. कितना रोए? बहुत. सेम. बहुत. और बहुत अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट्स में. ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ पर बहुत अजीब था क्योंकि उसके पहले आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई हैड क्राइड. एंड फॉलो अप क्वेश्चन टू व्हाट यू सेड, डू यू थिंक ईगो डेथ होना और उससे जो भी लो फेज आती है उससे बाहर निकलने के लिए पर्सनालिटी चेंज ज़रूरी है? उस मोमेंट में उस बैड फेज से निकलने के लिए आई थिंक पर्सपेक्टिव चेंज शायद ज़रूरी है. मुझे ट्रैवल से मिलता है पर्सपेक्टिव चेंज हमेशा. आई लिटरली रिमेंबर मैं कुछ काम के लिए गया था दुबई, बट वहाँ अटक गया कोई वजह से और मैं 12 दिन वहाँ रहा. एंड आई हैड नथिंग टू डू इन 12 days. बट क्योंकि मैं एक अलग लोकेशन में था, दिमाग फिक्स होने लगा एंड आई केम बैक मच मोर हील्ड. और फिर फैमिली के साथ एक गोवा ट्रिप करी, वहाँ हीलिंग कंप्लीट हो गई. तो द ओनली थिंग आई फील आई वुड हैव डन डिफरेंट इज़ यार मैं चले जाता कहीं. जो बहुत भैयाज ने मुझे कहा कि लीव बॉम्बे, यू नीड टू लीव मुंबई, यू नीड टू गेट आउट, बट डिडंट लिसन टू ओल्डर पीपल एट दैट पॉइंट. आई रिग्रेट दैट क्योंकि बहुत ख़राब हुई मेंटल हेल्थ. नाउ आई कैन एक्चुअली से आई एम फाइन, आई एम ग्रेट नाउ. Like I'm more positive, stronger, more everything's positive. Very happy. Yeah. Yet with a little humility of the fact that I'm not invincible. Which is like a very nice place to be. But abhi theek hai sab. Not a problem. Everything that happened, it's all okay. And I can now look at it as character building. I don't know if you've also reached there with your situation. Slowly getting there. पर आपने जो invincibility का factor बोला, आई थिंक वो मुझे सुनना बहुत ज़रूरी था. शाउट आउट टू हार्दिक एंड कृणाल पांड्या, उन्होंने मेरे को ये बोला था. थैंक यू पांड्या ब्रदर्स. थैंक यू पांड्या ब्रदर्स. ये मैंने आई थिंक इज द थर्ड और फोर्थ पॉडकास्ट जहाँ मैं यही पॉइंट शेयर कर रहा हूँ. बट इट्स दैट इम्पॉर्टेंट लाइफ लर्निंग फॉर मी. सो सॉरी अगर आप फिर से मेरे से ये पॉइंट सुन रहे हो. इट्स जस्ट बिन अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर अ गाय इन हिज अर्ली 30s. राइट. आपकी एज क्या है? 24. हाउ इज दैट? अच्छा है. 24 इज़ गुड. ज़्यादा ओल्ड फील नहीं होता, ज़्यादा यंग फील नहीं होता. बीच का स्वीट स्पॉट है. पर कभी कभी ऐसे भी लगता है कि इतने यंग एज पे इतनी सारी चीज़ें हुई है. तो वो पहले मैं एक बुरे पर्सपेक्टिव के साथ सोचता था, स्पेशली उस रॉक बॉटम फेज़ में. पर अब आई वुड लाइक टू बिलीव मैं उस फेज़ से बाहर निकल रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट इट एज अ पॉजिटिव. अच्छा है अभी हुआ, इससे गोइंग फॉरवर्ड मैं कितना स्ट्रांग हूँ मेंटली. सो Are you able to start weight training properly and all that again? Not yet. बहुत सारी restrictions है. नेक और ट्रैप्स जिन भी मूवमेंट्स में या जिन भी मसल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं वो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर सकता. तो बैक रोइंग मूवमेंट्स नहीं कर सकता. एनी टाइप ऑफ शोल्डर ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता. और जो भी बाकी के मसल ग्रुप्स में ट्रेन कर सकता हूँ उनमें भी लोड्स बहुत लाइट होते हैं क्योंकि हैवियर लोड्स में आपको अपने नेक को भी ब्रेस करना होता है. इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो दैट यू डोंट गेट इंजर्ड. तो वो जो ब्रेसिंग की स्ट्रेंथ है वो अभी वापस नहीं आई है, इसीलिए बाकी की ट्रेनिंग है पर वो बहुत लाइट है. आई थिंक यू विल गेट दैट. या डेफिनेटली. लेब्रॉन जेम्स का एक बहुत मशहूर वीडियो है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि NBA सीजन में 82 गेम्स रहते हैं रेगुलर सीजन में, उसके बाद प्ले ऑफ्स रहते हैं जहाँ मेरे ख्याल से कुछ 40 गेम्स के आसपास के गेम्स रहते हैं. 7 into 4 is 28, 30 गेम्स. प्ले ऑफ्स में 30 गेम्स रहते हैं. तो मेरे ख्याल से जब वो 25th गेम तक पहुँचे ऑफ द प्ले ऑफ्स आफ्टर द होल सीजन, नॉर्मली नैरेटिव ये रहता है कि सारे प्लेयर्स थक जाते हैं. और तब लेब्रॉन जेम्स का एक वीडियो निकला जहाँ वो बस लॉकर रूम में जा रहे गेम के बाद और कहते हैं कि टायर्ड इज इन द माइंड. इफ यू टेल योर सेल्फ यू टायर्ड यू गोना बी टायर्ड. टायर्ड इज इन द माइंड. आई जेन्युइनली बिलीव कि ये जो दिमाग की विजुअलाइजेशन की स्किल होती है ये आपका पहला डॉक्टर होता है खुद की बॉडी के लिए. 100%. सो आई कैन विजुअलाइज यू बिकमिंग एग्जैक्टली व्हाट यू आर एंड मोर. एंड बेटर. तो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं पर सेल्फ टॉक वो भी आइदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. तो पहला डॉक्टर आई थिंक
पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही है क्योंकि रॉक बॉटम में आपका खुद के साथ जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है वो सब नेगेटिव होता है. आप हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचते हो, यार ये हो रहा है इसका मतलब क्या ये भी होगा, क्या मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. इतने नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से एक पॉइंट के बाद उन विचारों की आदत लग जाती है, तो वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं एंड द ओनली थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट इज़ दैट. तो मैं अभी भी वो नैरेटिव स्विच करने के बहुत कोशिश कर रहा हूँ. इवन ये जो पुणे मुंबई जर्नी थी 3 hours 55 minutes मैं बस बैठ के अपने दिमाग को पकड़ रहा था क्योंकि वो हर 2 मिनट में उसी फियर डाउट उन डायरेक्शंस में जा रहा था, पकड़ के वापस. तो 4 घंटे यही चला दिमाग में, पर उसकी ज़रूरत थी एंड इट्स गॉटन टू अ पॉइंट लाइक दैट नाउ. तो अगले 3 हफ्तों में मुझे ये प्रैक्टिस करना है. मैं जानता हूँ कि एक हैबिट बिल्ड करने के लिए 21 डेज़ लगते हैं, तो मुझे कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू एक्चुअली स्टार्ट हीलिंग एंड टू कम आउट ऑफ इट. आई बिलीव ये जो आप कह रहे हो ना, खुद के थॉट्स को पकड़ना, अंदर से बदलना खुद को, आई फील कि यही स्पिरिचुअलिटी होती है. मे बी लॉट्स ऑफ पीपल मे नॉट अग्री विद दैट डेफिनेशन, बट स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है? खुद के दिमाग के अंदर डीप डाइव करना. और स्पिरिचुअल दुनिया की एक बहुत फेमस कोट है, प्रवीण राधाकृष्णन, जो एक बहुत मशहूर तंत्र साधक है सोशल मीडिया पर. ही सेज कि जब लोनलीनेस या सफरिंग आपके जीवन में आ जाता है, एट सम लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी प्रसाद की तरह है आपके ग्रोथ के लिए. एंड जब लोनलीनेस और सफरिंग देखने का नज़रिया बदल जाएगा ना, ज़िंदगी बदलने लगती है. उसे भी एन्जॉय करो. वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ, फॉर फ्यूलिंग द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू. You know, the deeper the struggle, the higher the climb. Yeah, but these things are easier said than Done? Yeah. तो आप क्या कर रहे हो अभी स्विच के लिए? प्रैक्टिस, मेंटल ट्रेनिंग. फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ. तो मैं अपने सबकॉन्शियस को बोलता हूँ. ये बहुत डम साउंड कर सकता है, पर मैं अपने सेल्स के साथ अब बात करता हूँ हीलिंग के लिए. और मैं उनको बोलता हूँ, मैं अपने बॉडी से बात करता हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, इट इज़ हीलिंग एवरी सेल, एटम एंड ऑर्गन इन माई बॉडी टू इट्स मोस्ट परफेक्ट कंडीशन. मैं बस वो दोहरा रहा हूँ बार बार. आउट लाउड? अगर चांस मिले तो आउट लाउड, पर मोस्टली इन माई माइंड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अंदर ही अंदर एक मंत्र रिपीट कर रहे हो. या राइट? अ मंत्र, बट एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के साथ. और उससे मदद मिली है मुझे, इमीडिएट रिजल्ट्स भी दिखे हैं. सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो रिस्पॉन्ड करती है. बिकॉज इफ़ यू कैन क्रिएट डिजीज़ इन योर ओन बॉडी, यू कैन ऑल्सो क्योर योर सेल्फ आउट ऑफ इट. तो ये मेरा एक इनर एक्सपेरिमेंट चल रहा है अब. एक पॉडकास्ट की दुनिया की लर्निंग शेयर करना चाहूँगा. मरिसा पियर नाम की एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट आई थी शो पर. उन्होंने EPL स्टार्स के साथ काम करा है, बॉक्सर्स के साथ काम करा है. शी टॉक्स अबाउट द एग्जैक्ट सेम थिंग यू आर सेइंग. एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो वही कहती है. वो 2 स्टेप ऐड कर देती है इसमें. तो बेसिकली ब्रेन के मेरे ख्याल से 3 या 4 वाइब्रेशनल जोन्स होते हैं. अल्फा, थीटा, गामा और एक और होता है. आई डोंट नो इफ इट्स बीटा. आई थिंक इट्स बीटा ओनली. अल्फा, बीटा, गामा, थीटा. और उनमें से एक जोन ट्रिगर तब होता है जब आप आँखों को ऐसे ऊपर करते हो. And that is the most important zone for programming your subconscious mind. Which is also why बहुत सारे meditations में पहले ये कहते हैं कि look towards your forehead. like इधर. हाँ. Okay. तो वो कहती है कि basically what you're doing is affirmations. Yeah. तो आप खुद के cells को एक affirmation दे रहे हो. Yeah. But her additional step is वो ऐसे आँख ऊपर करने को कहती है. Then close your eyes. And the other step is visualize करो कि जो आपका consciousness है वो 10 steps down जा रहा है आपके ही सबकॉन्शियस में. ओके. एंड कीप योर आइज लाइक पॉइंटेड आउट. वहाँ जब आप विजुलाइज करते हो कि इट्स क्लाइंबिंग 10 steps डाउन, जब वो सबकॉन्शियस में पहुँचे आपका कॉन्शियसनेस, तब एफर्मेशंस रिपीट करना बहुत बार, बाहर आना, फिर आंखों को खोलना. वाओ. इट्स जस्ट अ मोर एक्सेलरेटेड वर्जन ऑफ दिस. ओके. और इसके पीछे न्यूरोसाइंस है. ऑफ कोर्स. वो एपिसोड नीचे लिंक कर देंगे ऑडियंस के लिए. बट
she made me do a session like that, and she's been on Stephen Bartlett and everything. So she's very famous for this technique. And I think, you know, why not take help of one of the world's best psychologists? Definitely. Yeah, but I see the main hope behind this conversation is कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इस साल, and शायद वो उस negative zone से निकले नहीं है. Yeah. And that's my intention behind speaking to you. Also, you're just a brother, and welcome to my house. I thought कि आपसे बात करूँगा तो कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. Yeah. साकेत और मैं ना ऑफ कैमरा बात करते ही नहीं. Sorry about that weirdness. नहीं, पर मज़ा आता है. Yeah. क्योंकि आई फील लाइक दोनों के जो ट्रू इनर पर्सनालिटीज़ है वो ऐसे सेटिंग्स में बाहर निकलता है. आई थिंक अगर हम लिविंग रूम में बैठ के बात करते हैं, मे बी सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी वो नहीं आती. आई थिंक ये कंटेंट के पीछे ना पर्पस होना चाहिए. जब पर्पस होता है कंटेंट के पीछे तो फिर वो रिदम फ्लो स्टेट खुद से होने लगता है. राइट? ऑडियंस ही बनाती है. या आई ऑल्सो हैव ज़्यादा विजुअलाइजेशन फॉर यू. ये मैंने बहुत सालों से विजुअलाइज करा है आपके बारे में. आपको शायद पिछली बार कहा भी है, बट पिछले पॉडकास्ट में से आई थिंक वी स्निप्ड आउट दैट सेक्शन. फील कि आपकी एक बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. एंड ये फेज बस आपकी ओपनिंग इनिंग्स है. यू नो, दिस फेज ऑफ सफरिंग, इट जस्ट नॉक्ड यू इनटू द जोन यू आर सपोज्ड टू बी, एंड इट्स गुड. मैंने ये भी सुना है कि जब कोई एक स्पिरिचुअल पाथ शुरू करता है तो इनिशियली ऐसी फेज़ आती है, ऐसे मैंने सुना है. डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, पर मैंने पिछले टाइम पॉडकास्ट पे अपीयर करने के बाद कहा था कि मैं हर रोज़ मेडिटेशन करूँगा. आई हैव डन इट. ओह रियली? नॉट अ सिंगल डे हैज़ बिन स्किप्ड. वाओ. तो वो जो स्ट्रीक है वो चल रही है. या डिसिप्लिन ना. चाहे वो 10 मिनट्स हो ऑन बिजी डेज या चाहे वो 1 घंटा हो, दैट्स फाइन. पर वो इट्स बिगन. या और कुछ रोल रहा है उसका? आई थिंक इट्स टू सून टू टेल. एक चीज़ यह है कि फोकस बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा. और मैं जो भी चीज़ें आउटसाइड ऑफ मेडिटेशन करता हूँ उनमें मैं और भी ज़्यादा इमर्स हो जाता हूँ. ये कॉन्वर्जेशन फॉर एग्जाम्पल, पिछले टाइम के कंपैरिजन में, हाँ मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, पर मैं सब कुछ भूल गया हूँ एंड आई एम फुल्ली लॉक्ड इन. तो वो जो एबिलिटी है, ability to focus प्लस आई डोंट नो ये कितना डीप जाएगा, बट आई फील लाइक आई एम क्लोजर टू गॉड. सो मैंने गीता 2022 में पढ़ी थी बिकॉज ऑफ माई फादर, बट मुझे कभी कभी भगवान दिखते हैं या महसूस होते हैं. तो वो भी स्पेशली सफरिंग के दौरान एक बार हुआ था. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब बता सकता हूँ. आई डोंट नो रूल्स क्या होता है इसमें, बताना चाहिए या नहीं. इसमें से कुछ चीज़ें कहते हैं कि प्राइवेट रखनी चाहिए, ओके. बट मैं ये भी मानता हूँ कि नियत नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि इंटेंशन. ओके. जो आपकी इंटेंशन इस चीज़ के पीछे है, दैट मैटर्स, एंड आई नो दैट यू आर पुटिंग इट आउट विद द इंटेंशन ऑफ इंस्पायरिंग अदर पीपल. ये मतलब रॉक बॉटम फेज़ की मेरी इकलौती मेमोरी है, यू कैन से. मैं मेडिटेशन के लिए बैठा था. आई थिंक 30 मिनट का सेशन था. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. मैं ये चांट कर रहा था और आई थिंक मेरी शिव जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे पूछा, डू यू वांट टू रियली गो बैक लाइक इन द वर्ल्ड, डू यू वांट टू गो बैक आउट देयर. और मैंने कहा हाँ. और फिर उन्होंने कहा देन गो, गेट आउट ऑफ इट, गो. एंड उस पॉइंट के बाद से वो जो रॉक बॉटम फेज थी वो जाने लगी और थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स डे बाय डे मुझे महसूस होने लगे. पर दैट वाज वन मोमेंट वेयर आई फेल्ट द प्रेजेंस. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. आई थिंक एट एज 24 मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें होने लगी थी. 24 इज़ रियली वेयर आई बिगैन मेडिटेटिंग. उसके पहले के 2 साल मैंने सिर्फ ओम चांटिंग की मेडिटेशन करी थी, जो आप कह रहे हो कि एक डिसिप्लिन की हैबिट बनाई थी. बट ये जो लेवल 1 है, जिसे आपने पार कर लिया है, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. इसके बाद मेडिटेशन डिफिकल्ट नहीं होती. इसके बाद मेडिटेशन बहुत एन्जॉयबल होती है. लेवल 1 इज व्हाट? लेवल 1 इज़ क्रिएटिंग दैट स्ट्रीक. यस. ओके ओके ओके. यही डिफिकल्ट चीज़ होती है मेडिटेशन में. इसके बाद एक्चुअली चीज़ें बहुत ईजी होने लगती है. एन्जॉयबल, इंटॉक्सिकेटिंग, नरिशिंग, add all the nice words.
almost I feel ki it fuels your physical, mental, spiritual health after this point Right. which you've reached. So excited for where you go. I enjoy it now. Like I look forward to my sessions. आप कह सकते हो. You know, there's like a theory behind all this, like this theoretical study. It's just like weight training. कि आप पहले hypertrophy, progressive overload जैसी चीज़ों के बारे में सीखते हो, फिर उसे अप्लाई करते हो. Yeah. It's the same thing in what we call sadhana. Yeah. Dragon Ball Z anime में Of course. Yeah. पता है सेंसू बीन होता है Yeah. जब वो थक जाता है. Yeah. मंत्र साधना सेंसू बीन की तरह होती है, डेली सेंसू बीन. समझाइए सेंसू बीन क्या है. Dragon Ball Z spirituality crossover. अरे ड्रैगन बॉल इज अ वेरी स्पिरिचुअल शो. किसी को कभी लगा नहीं होगा. वो जो गोकू ब्लॉन्ड बन जाता है ना सुपर सैयन, दैट्स व्हाट मंत्र साधना डज. इसलिए मैं मेडिटेशन की इतनी बातें करता हूँ बिकॉज आई रियली फील माई लाइफ जर्नी हैज शोन मी द पाथ. आई थिंक इट्स शोइंग यू द पाथवे तो आल्सो. फिर मुझे एक क्वेश्चन है. आपके जो भी मुश्किल फेजेस रहे हैं 6 months फॉर एग्जांपल, उनमें आपकी मेडिटेशन डीपर हुई या शैलोअर हुई, एन्जॉयबल थी, लेस एन्जॉयबल थी, वो कैसे था? बहुत ज़्यादा डीप हुई, बहुत ज़्यादा नरिशिंग थी. खुद का सामना करना बहुत ज़्यादा पेनफुल बन गया था क्योंकि आप गिल्ट के साथ जीने लगते हो. बट उस गिल्ट को आपकी मेडिटेशन जला देती है और उस गिल्ट को जलाने में ही मज़ा आता है. बट इट्स समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू टू एक्सपीरियंस. मैंने एक चीज़ जानी है कि स्पेशली जब हम मंत्र साधना, मंत्र बेस्ड मेडिटेशंस की बातें कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में, इंडिक फेथ्स में आपके मंत्र हमेशा एक भगवान के साथ एसोसिएटेड होता है. तो जिस भी भगवान के साथ एसोसिएटेड है उस भगवान के बारे में पढ़ो और ये जानो कि वो भगवान किन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल शिव जी अल्टीमेट पावर के लिए स्टैंड करते हैं, डिटैचमेंट के लिए स्टैंड करते हैं. इफ़ यू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ शिवा एंड मेडिटेट अपॉन हिम थ्रू द मंत्रस, तब असली ब्लेसिंग्स मिलते हैं. बट इसके ऊपर एक और लेयर है कि जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, स्पेशली जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्सा, दुख, गिल्ट, उन्हें अपने मेडिटेशन में पोर आउट कर दो. एंग्जाइटी पास ऑन कर दो. आपकी मेडिटेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट एट द सेम टाइम आपके मेडिटेशन सेशन के बाहर भी आपको वो नेगेटिव इमोशंस फील होंगे, गिल्ट, एंगर, जो भी फ्रस्ट्रेशन. तो उन नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के उसी देवता को दे दो. कैसे करते हैं ये? The way I do it is I pray to Bhairav, which is a more ferocious form of Shiva. मैं विजुलाइज करता हूँ कि दिमाग में भैरव जी मेरे सामने खड़े हैं. अगर मुझे गुस्सा फील हो रहा, आई टेक अ सेकेंड, आई डोंट रिएक्ट टू इट. मैं उनके पैरों पे मेरा गुस्सा रख देता हूँ. आई जस्ट विजुलाइज इट लाइक सो इट्स विजुअलाइजेशन. या ओके. दिस इज़ द एक्चुअल साधना गिवन टू अस. फिर आपकी रिलेशनशिप आपके डेटी के साथ भी ज़्यादा बढ़ती है. एंड अब ना पिछले 2 हफ्तों से खुद से सब कुछ फिक्स हो गया लाइफ में, सब कुछ. और मेरे हैप्पीनेस लेवल्स ऐसे स्काई रॉकेट हो रहे हैं. इट टुक 6 months of doing all this to get out and then feel happiness again. अब मुझे नहीं पड़ी है. अब मैं काम कर रहा हूँ मज़े के लिए, एंड उस मज़े की वजह से रिदम आ रहा है. रिदम की वजह से आई थिंक पैसे, शोहरत, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. बट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल येट वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द रिवॉर्ड्स, क्योंकि इट्स सो मच मोर प्रोसेस ड्रिवन नाउ. इट्स इवन मोर प्रोसेस ड्रिवन देन अर्लियर. राइट. टेंशन के बिना काम हो रहा है. पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा फिक्स हो गई है. रिलेशनशिप्स विद माई पेरेंट्स, एवरीथिंग्स इम्प्रूव्ड. बट आई कैन से दैट आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट 6 months एंड रिपीटेडली पासिंग ऑन माई नेगेटिव इमोशंस टू द डिवाइन. मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ये कह रहा हूँ. Like, and it's been the most important journey I've been on in my life. More important than failing in engineering college. क्योंकि तब उसके पहले में क्या था, मैं एक स्टूडेंट ही था. इस बार जब फेल हुआ लाइफ में, मैंने 10 सालों के लिए बहुत कुछ अचीव किया था. You had more to lose. Yeah. And I lost it all. So it hurt way more. But I know I'll build something way bigger now. And I'll build it stronger. And I'll protect it after I've built it. I love it. Yeah. वो बहुत ज़रूरी है. Yeah. I'm sorry if this is becoming a The Saket show with Ranveer. No, I like it. Yeah. मदद मिलती है ना. Almost feel like
I'm back to creating content for younger people like I once did. Yeah. I think in the last, मैं बहुत depressed था पिछले 2 साल में. बहुत, I don't know, were you, how was your mental state over the last 2-3 years? 2-3 years? Amazing. Yeah? Not counting the last 4 months, amazing. I It's think just been a flip. एकदम overnight flip. Have you forgiven that masseuse? Yeah. How did you forgive him? I never blamed her to begin with. Her. Her. Okay. But I think, see, जो भी हुआ ना वो महसूस की वजह से नहीं हुआ, ये मुझे पता है. जो भी हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ, क्योंकि लीडिंग अप टू दैट पॉइंट मैं नोटिस कर रहा था. ठीक है, सब लोग मुझे एक बहुत हम्बल ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, पर मैं खुद के ईगो लेवल्स को कंपेयर कर सकता हूँ. मेरे अंदर ईगो थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था. मेरे जो भी हम्बल लेवल्स है वो थोड़े कम हो रहे थे अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड्स. लव थोड़ा सा कम हो रहा था. मे बी एंगर, जो भी अग्रेसिव इमोशंस होते हैं वो थोड़े बढ़ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से आई थिंक लाइफ ने मुझे ये लेसन सिखाया है. एंड कमिंग आउट ऑफ इट, अब मैं एक बहुत सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग हूँ. एम्पैथी थोड़ी ज़्यादा है और भी ज़्यादा हम्बल हूँ. मैं फिज़िकली कैसे दिखता हूँ इससे अब मैं डिटैच्ड हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था. क्योंकि मैंने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट की? मैं बहुत स्किनी था. आई हैड नो कॉन्फिडेंस. वॉट डिड आई डू टू फिक्स दैट? मैं जिम जाने लगा, उससे मेंटल ट्रेनिंग हुई, पर मैं फिज़िकली कैसे दिखता हूँ वो भी बदलने लगा. तो मेरी दिमाग के अंदर जो सेल्फ इमेज थी वो ऐसी थी. उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था. पर जब वो चला गया मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स इतने नीचे गिर गए और वो फियर आने लगा कि मैं वो 16-17 साल का वर्जन बनने लगा हूँ धीरे धीरे धीरे. पर जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, एक्सेप्ट की कि ठीक है फिजिक नहीं है बट आई एम स्टिल साकेत गोखले, उस पॉइंट से. एंड बाय द वे, क्रेडिट गोज टू यू. लास्ट पॉडकास्ट में माम्बा मेंटालिटी के बारे में हमने बात की थी. उसके बाद मैंने कोबी ब्रायंट की किताब पढ़ी. उसमें आफ्टर ही गॉट इंजर्ड ही सेड दिस, ओके आई एम नॉट इन द सेम फिजिकल शेप बट आई एम स्टिल कोबी ब्रायंट. इसीलिए आई डू थिंक कि सबका कोई ना कोई कनेक्शन है. एंड वी स्पोक ऑन दैट पॉडकास्ट अबाउट दैट फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि उससे मुझे बहुत मदद मिली. It's just a chain of mambas. Pass it on to the next one. Yeah. That's the only thing to be noted. Yeah. I think that's why men enjoy hanging out with other good men. Yeah. कहते हैं ना कि in the same way that iron sharpens iron, one man sharpens another man. Definitely. Yeah. And it works both ways, brother. It does. Yeah. Of course. I think this is the fittest I've been in a long time. I can see. उस fitness की शुरुआत उस podcast के साथ हुई. I can see. Stories भी देख रहा हूँ. हाँ, ये chest day. गुस्सा है मेरा जो muscles में बदल गया. वो गुस्सा चला गया था. But I want to take it really high up. Yeah. With an angle of yoga, with an angle of sadhana, and more importantly with an angle of happiness, man. I just want to enjoy myself now. Life is too short to constantly be in that state of sangharsh. Definitely, yeah. Even जब ये जर्नी अब वापस चालू होगी, रीबिल्डिंग की जर्नी चालू होगी, तब मैं बस खुश रहने वाला हूँ अपने फिजिक के साथ. क्योंकि आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, पर बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है. आर यू अवेयर ऑफ इट? तो आप जितनी भी बॉडी बना लो, यू विल नेवर बी हैप्पी, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड. आई थिंक ये एक डबल एज स्वॉर्ड है. इट इज़ गुड क्योंकि अगर आप खुद के फिजिकल कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप और मेहनत कंटिन्यू करोगे. द डे यू बिकम सेटिस्फाइड, यू आर लाइक छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते. पर उसकी फ्लिप साइड ये भी है कि व्हेन विल इट एवर बी इनफ देन. इसीलिए आप जैसे भी दिखते हो खुश रहो विद द डिज़ायर टू कीप गोइंग. ये जो पर्सपेक्टिव है ये मुझे अब मिला है. तो बिफोर दिस अगर मैं जिम में जाता, ठीक है वो हंगर रहती, वो डिज़ायर रहता, पर बहुत सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक भी रहता दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई नीड टू बी बेटर. इस बार ठीक है, आई माइट नॉट बी गुड इनफ बट आई एम हैप्पी विद द वे आई लुक, बट आई विल कीप गोइंग. स्लाइट पर्सपेक्टिव शिफ्ट.
trying to go back to age 20 of my own and dealing with body dysmorphia, कि no matter how fit and healthy you get, और पूरी दुनिया आपको कह रही है कि आप फिट हो, आप बहुत सही दिख रहे हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं नॉट देयर, फिर ये एक टॉक्सिक टॉर्नेडो बन जाता है दिमाग में. कहते हैं कि कोई भी इलनेस, कोई भी एलमेंट, कोई भी इंजरी, ये होती है संसार की एक टेक्निक आपको कुछ सिखाने के लिए. राइट, आई एग्री. मे बी दिस वाज जस्ट योर लिटिल बिट ऑफ अ, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स करेक्शन. Yeah, यू नो, I agree with it 100%. And even before getting injured, ठीक है, मैं खुद को देख के खुश नहीं था शीशे में. आई वाज लाइक तू बहुत स्किनी है और काम कर, लाइक समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ नॉट राइट. अब इस लोएस्ट फेज़ में मैंने एक दिन इंस्टाग्राम खोला. लाइक वी स्पोक लास्ट टाइम, मैं ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता, पर उस लोएस्ट फेज़ में सब कुछ हो गया, कंजम्पशन, 10 आवर स्क्रीन टाइम. तो मैंने इंस्टाग्राम खोला और मेरे एक्सप्लोर पेज पे मैं ही आ गया राइट बिफोर आई गॉट इंजर्ड. और फिजिक देख के मैं शॉक्ड था. आई वाज लाइक wow, no wonder so many people look up to you, because this is inspiring even for me. But in that moment वो काफ़ी नहीं था, मैं कमियाँ ढूंढ निकल रहा था. So डू यू थिंक कि क्योंकि आप एक फेमस फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हो, इस वजह से ऊपर वाले ने आपको चूज़ किया इस इंजरी के लिए ताकि दूसरे लोग आपसे सीखें? I would like to believe so. It's a little sacrificial thought, but I like the perspective. हो सकता है, you know, एंड होगा भी, तो ये शायद एक नया तरीका है टू इंस्पायर ऑल ऑफ इंडिया. yeah, क्योंकि आई फील यू नो आपने ऑलरेडी एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर करा है. एंड ये आपकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है कि बहुत सारे लड़कों को बॉडी डिस्मोर्फिया होता है, यू नो, एंड एवरी गाय हैज़ टू अनलर्न दैट. बट क्योंकि आपने अनलर्न कर लिया है एट सच अ यंग एज, एक पूरी जनरेशन अब अनलर्न करेगी, यू नो. सो टेक द हिट फॉर द टीम. बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉडी डिस्मॉर्फिया एक बुरी चीज़ है. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, बॉडी डिस्मॉर्फिया है, इट इज़ वैलिड कि आपको ऐसा लग रहा है, पर ग्रेटफुल रहो, एन्जॉय करो प्रोसेस को. ठीक है, आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, बट एन्जॉय द जर्नी. वो जाना नहीं चाहिए. क्योंकि जब मैं 2021 के ट्रेनिंग वीडियोस देखता हूँ खुद के, या इफ़ आई लुक बैक एट दोज ट्रेनिंग डेज, हाँ मेरे अंदर वो डिज़ायर था, पर मैं अपनी फिज़ीक के साथ खुश था और मैं प्रोसेस को बहुत एन्जॉय करता था. तो वो एन्जॉयमेंट कभी जानी नहीं चाहिए. जब वो एन्जॉयमेंट हटके आपके फिज़िकल एक्टिविटी के पीछे एक टॉक्सिक फ्लेम आ जाती है, दैट इज़ व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू गो डाउन हिल. एन्जॉय द प्रोसेस, ये कभी मत भूलना. और मैं भी ये खुद प्रीच करता था, ट्रस्ट एंड एन्जॉय द प्रोसेस, पर मैं खुद ही भूल गया. I'd like to ask you what metaphor you attach with yourself when it comes to your career. Okay, मैं मानता हूँ कि हर लड़के का एक मेटाफोर होता है. आई एम अज्यूमिंग कि मोस्टली लड़के ये एपिसोड देख रहे हैं. ओके, सो सॉरी लड़कियाँ अगर आप देख रहे हो, बट हर लड़के का एक करियर मेटाफोर होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा करियर मेटाफोर मेनली फुटबॉल है. ओके, समटाइम्स क्रिकेट, but it's mainly football. कि I have to play like Zidane, center of the team, I have to play like David Beckham, keep providing for my team वगैरह. For example, कोई खुद को विराट कोहली मानता है कि I'll work harder than him. कोई खुद को रोहित शर्मा मानता है कि chill out होके मैं खेलूँगा. What's your metaphor for yourself? It doesn't have to be sports related. It can be from history, an anime you've watched, whatever. I think monks मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है कंपेयर टू द अर्बन वे ऑफ लिविंग. वो बहुत एट पीस होते हैं. उनके जो भी पर्पस वाले काम हैं वो फुल फोकस के साथ करते हैं, और उनके पास जितना है उसके साथ बहुत कंटेंट और खुश है. तो मैं मंक से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, और वो जो मंक लाइक मेंटालिटी है वो मेरे हर छोटे छोटे टास्क में लाने की कोशिश करता हूँ. तो एक विजुअलाइजेशन शेयर करो कि जब ये इंजरी हुई थी और आपको पता चला कि आप जिम नहीं कर पाओगे, तो उस मंक को कैसे विजुअलाइज कर रहे थे? सो वो इनिशियली करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अब जिम नहीं जा पाऊँगा, उसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा. पर जब मैंने वो एक्सेप्ट किया,
मैं ये विजुअलाइज करता था कि मैं एक चीज़ के साथ बहुत अटैच्ड हूँ, अब मुझे डिटैच करने का टाइम आ गया है, और जो भी डेली रूटीनली टास्क्स है उनमें खुशी ढूंढने की कोशिश करनी है इन अ वे, वेदर दैट इज़ टाइम विद फैमिली, वेदर इट इज़ क्यूबिंग, स्पीड क्यूबिंग मैं बहुत करता हूँ, रीडिंग अ बुक, ये जो भी बोरिंग चीज़ें होती हैं उनमें कैसे तो करके खुशी ढूंढना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस फेज़ में. Did the world start treating you differently in this phase? सो दैट्स फनी बिकॉज इनिशियली मुझे लगता था कि सब लोग मुझे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे क्योंकि मैं फिज़िकली वो सेम एथलेटिक बंदा नहीं हूँ, बट दैट वॉज जस्ट इन माई हेड. एंड इफ़ एनी थिंग, मैंने इस फेज़ की वजह से बहुत सारे नए दोस्त बनाए, क्योंकि जब मैं योगा करने के लिए जिम जाता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अपने हेडफोन्स पहन के जोन में नहीं रहता, राइट. मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड होता हूँ, लोग आके बातें करते हैं, पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, स्मॉल टॉक होता है. उसकी वजह से मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो गया हूँ. अर्लियर अगर जिम जाना होता, हेडफोन्स ऑन, म्यूज़िक ऑन, वर्ल्ड ऑफ, वो मेरी स्टेट थी कि ट्रेन करना है, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद घर जाना है. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, पर इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आई गॉट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन्स ऑन अ मच डीपर लेवल. और मुझे ये पता चला कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कोई ना कोई स्ट्रगल को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, और बातें करने से दोनों को बहुत बेनिफिट मिलता है. इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ लिविंग इन दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, पर लोगों के भी लाइव्स होते हैं एंड पीपल लाइक टू बी हर्ड. इसीलिए मुझे थोड़ा हम्बल रह के बातें करनी चाहिए. आई शुड ट्रीट एवरीबडी द सेम. तो द वे द वर्ल्ड लुक्स एट मी, मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिखा कि लोग मुझे सिर्फ अपने फिज़िक के लिए फॉलो नहीं करते, मैं कौन हूँ उसके लिए करते हैं. एंड दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. You know, I don't know if you remember our conversation in detail from the last time, but मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरे से 8 साल छोटे हो आई थिंक, फिर भी मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ. मेरे दिल और दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा है इस फेज़ के बाद, बिकॉज नाउ आई नो there's more to you than what was there already. And all I'll say is I'm not surprised, you know, with the kind of growth you're getting through this phase, but I speak for a lot of other people here. Like everyone is more excited now to see what happens next. I also think कि थोड़ी silly thought है, but globally speaking ना, global audience India से योगा, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें सीखना चाहती है. You know, that's the capitalistic opportunity for growth from a global perspective. And वो चाहते कि गुड लुकिंग ब्राउन बॉयज उन्हें ये सिखाएं. So you've already started a little yoga. Yeah. You बहुत know, रिलैक्सिंग है. yeah, take it to the world. I think it might be a forced reinvention for you, I guess. right? And there's no one doing both weight training and yoga, and there is a way to do it. There's a mid path There is, of which the course. world needs. एंड आई थिंक योगा वेट ट्रेनिंग को इफ़ एनीथिंग कॉम्प्लीमेंट ही करता है, Yeah. क्योंकि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हो, कम टाइटनेस होती है, एंड ये सिर्फ लोकल मस्कुलर रिलैक्सेशन के बारे में नहीं है. योगा करने से आपकी पूरी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है. You think कि आपकी फ्रेम भी थोड़ी सी बदल जाती है? डेफिनेटली बदल जाती है. या इसे ना मेरे ख्याल से योगा की भाषा में विस्तार कहते हैं. लाइक संस्कृत में विस्तार मीन्स स्प्रेडिंग आउट. So that's the point of view, and I genuinely feel like my frame has benefited a lot. Skin, hair, वो सब obviously. Yeah. But even just bodybuilding perspective से posture, shoulder width, all that really increases. But we need a Saket Gokhale to explain this to a generation of Indian people, especially the guys. I think कि लड़कियाँ योगा को अडॉप्ट कर लेती है, लड़कों को ये लगता है कि ये थोड़ी गर्ली एक्टिविटी है, बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लड़कों में. पर या इवन बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव की अगर बात की तो ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं है. अगर आप 5 सालों के लिए जिम जा रहे हो और उन 5 सालों में आपने बहुत सारे बाइसेप कर्ल्स किया है, तो आपका बाइसेप
श्रिंक होके, कॉन्ट्रैक्ट होके इतना टाइट हो जाता है कि लेट्स से दैट इज़ एन 8 इंच बाइसेप. व्हेन यू स्टार्ट योगा और आप स्ट्रेचिंग करने लगते हो, आप उस बाइसेप को अपने एक्चुअल लेंथ पे लेके आते हो. तो बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से यू आर गोइंग टू लुक बिगर. ऐसे मैंने सुना है. अब मैं खुद के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू फेज ऑफ योर्स. या मी टू. थोड़ा अलग है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू गेट अ लिटिल रेडी फॉर इट. बिकॉज इवन एक कंटेंट पर्सपेक्टिव से मैं अपने वीडियोज़ में बहुत बहुत पैशन के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत अग्रेसिवली नंबर्स चेज करता हूँ. आई एम ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग मोर एंड मोर. तो एटलीस्ट इस रिहैब फेज़ में आई डोंट नो रिस्पॉन्स कैसे आएगा एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड विल टेक इट. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दैट. पर ये करना थोड़ा मुश्किल है. क्या ये जो नई फेज़ है, क्योंकि एवरी टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, मैं खुद को उस वाले साकेत से कंपेयर करता हूँ. तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम साकेत. आई थिंक ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना सबसे ज़रूरी करियर पॉइंट रीइन्वेंशंस के पॉइंट्स होते हैं और सबसे मुश्किल पॉइंट्स भी होते हैं. इट्स टू डिफिकल्ट. लोग ये नहीं समझते. एंड यू नो व्हाट, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स कंप्लीटली फेड हुए हो चुके हैं, वो सारे इसी पॉइंट पर फेल हुए हैं. They've given up because the reinvention phases are very difficult. But the game is to keep trying something till something clicks. Yeah. It's been my challenge also in the last 6 months. Tried so hard, tried so much, put my team through so much. Finally, travel content की वजह से हल्के से reinvention मिल गई. But it took time and it's difficult because the whole world is saying that, oh, you're done, you're over, yeah, whoa. It's just like a sport. Not done yet. Not done yet. But how are you looking at this reinvention, content creation version of things? अभी तो दिमाग में बहुत खिचड़ी है ऑनेस्टली. इतनी क्लैरिटी नहीं है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता. पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आने वाला है. इसके बारे में मैं आई थिंक लास्ट टाइम बात कर रहा था. पर क्रिएटिविटी और आइडियाज़ सबसे रैंडम मोमेंट्स में आते हैं इफ़ यू आर एक्टिवली सीकिंग फॉर आइडियाज़. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं है, और मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो आंसर देने वाला है ऑफ हाउ आई विल इवॉल्व गोइंग फॉरवर्ड. और मेरे कंटेंट में, क्रिएशन में, खुद के पर्सनालिटी में जो क्लियर पाथ है वो कैसे दिखेगा, वो मुझे आएगा. पर वो अभी इतना क्लियर नहीं है. बट आई बिलीव इन द यूनिवर्स. मुझे आ जाएगा वो. Do you see yourself creating content for the rest of your life? Yes. No? That Even is I would one say- vision I have till the day I die. Let's say I am 70. मैं अभी भी YouTube पे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँगा बिकॉज आई लव इट. आई लव बीइंग अ यूट्यूबर और आई लव मेकिंग वीडियोज़. और वीडियोज़ बनाना मेरे लिए एक डिजिटल डायरी की तरह है. और ये भी जो फेज़ है, ये मेरे ज़िंदगी का एक छोटा सा चैप्टर है. अगले साल जो होगा वो भी एक चैप्टर होगा, और एज 70 पे जो होगा वो भी एक चैप्टर होगा. तो मुझे सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि उससे मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. If I take you to the conversation we had in December, I think? Jan. Was this year? Yeah. Start of the year. It's like a It's whole... the same year. Yeah, it's the same year. It's like a whole lifetime has gone by. Weird, huh? Jan. Yeah. मतलब क्या 8 महीने पहले. 8 महीने. Wow. तो if I take you back to -8 months from now, आप उस साकेत को क्या कहते हैं आने वाले 1 साल के बारे में? यही कहता कि अभी तू जो भी कर रहा है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रह, और प्लीज़ दिनों को एंजॉय कर. हर दिन एंजॉय कर, क्योंकि हमेशा ये नहीं होने वाला. इट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू एट एनी टाइम. इसीलिए एन्जॉय इट. बी इन द मोमेंट इवन मोर. स्माइल मोर, एन्जॉय मोर, एंड देन लिव. डू वॉट यूर डूइंग. कुछ चेंज मत कर, बस उसे और डीपली एन्जॉय कर. और खुद के साथ जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, वो होने दे, पर एन्जॉय द प्रोसेस. दैट्स ऑल आई वुड से टू हिम. तो ये जो आप कह रहे हो ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव फीलिंग्स के बारे में, मेरी एक बहुत क्लोज
फीमेल फ्रेंड है, प्रोफेशनल दुनिया की फ्रेंड है मेरी. शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर हरसेल्फ. एंड आई फील ना गर्ल्स बहुत सॉर्टेड होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपके एज के गर्ल्स हैं उनके साथ दोस्ती बनाए रखो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं. दैट इज़ द ट्रूथ एट एनी एज. आई से दिस टू 40-year-old men also. Yeah. ओके, सो शी इज़ माई एज. एंड मैं एक दिन उनके साथ बात कर रहा था और मैं रो रहा था कि यार डिफ़िकल्ट लाइफ ये वो. और उनने कहा कि यार यू हैव टू गार्डो योर सेल्फ इन द प्रेजेंट, ओके, एंड लर्न टू एक्सट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस फ्रॉम द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स. Wow. तो जब एक हैप्पी मोमेंट हो रही है ना, दुनिया को हल्के से पॉज करो, खुद को पॉज करो, और फिर वहाँ से खुशी एक्सट्रैक्ट करो. Really enjoy it, really feel. Whether it's a great piece of food you're eating, whether you're traveling and seeing something great, whether it's a great conversation, appreciate that one moment. But again, कहना आसान है, करना मुश्किल है. Yeah. The only way to do it more easily is meditate more often. ताकि आप खुद के दिमाग को कंट्रोल कर पाए. Right. एंड फिर जब वो हैप्पी मोमेंट्स हो रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा खुशी एक्सट्रैक्ट कर पाओ. Yeah. This is why one needs to meditate on life. Yeah. I would agree with that. और हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि एक टाइम पे हमें जो चीज़ें खुश बनाती थी वो आज नहीं बनाती. पर क्यों? इसका एग्जांपल, जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मेरे पास कोई सप्लीमेंट स्पॉन्सर नहीं था. ठीक है, मैं खुद के पैसों से मम्मी पापा को पूछ के वे प्रोटीन लेता था. जब मुझे पहली बार एक ब्रांड ने वे प्रोटीन भेजा मैं इतना खुश हो गया था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अ ब्रांड इज़ देयर टू सपोर्ट मी. तो आज मुझे जो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो भी फ्री मिलता है. वाई एम आई नॉट एज हैप्पी एनी मोर? आज जब वो बॉक्सेस आते हैं हम लाइक ठीक है इस महीने का बॉक्स आ गया है, पर क्यों? इसीलिए लास्ट वीक जब बॉक्स आया मैं बैठा उसके साथ कैंची ली, मैंने उसे खोला और मैं खुश हुआ. ठीक है, वो शायद फेक हैप्पीनेस आप कह सकते हो, बट एटलीस्ट इट इज़ स्टेप 1. आई स्माइल्ड. I looked at the box. I was like, thank you. I don't know if it's fake happiness. It's probably It's not fake happiness. You're just mindful happiness. mindful happiness. हम कह सकते हो. ये एक एग्जाम्पल है. Maybe for you, ये जो माइक है, पहला जो माइक परचेज था, I'm sure you were happy. Yeah. पर अब It's just another mic added. तो I think जो चीज़ें आपको एक टाइम पे खुश बनाती थी वो भी आपको आज खुश बनानी चाहिए. You know, one of the harsh truths is that with age, ये जो dopamine boosting का concept है, ये basically आप kind of in a reflective way यही कह रहे हो कि at some point the activities that gave you dopamine once upon a time don't give you as much dopamine. Correct. So the only way to sustainably keep your dopamine going without putting in too much effort is to travel. So travel and go and see different things and experience reality in the world. So मैं इसके बारे में आज सोच रहा था जब मैं पुणे से मुंबई आ रहा था. आई वेंट बैक टू द टाइम जब मैं पहली बार पुणे से मुंबई आया था. तब मेरे लिए वो इतना एक्साइटिंग था, वो थ्रिल था. एक्सप्रेस वे है, वाओ, गुड वेदर. पर आज जर्नी के फर्स्ट हाफ में आई वाज लाइक मुंबई में थक गया हूँ. बट देन अगेन मैंने ये पकड़ा खुद को और बोला कि ओके ये भी थ्रिलिंग है. मुंबई एंटर करने के बाद जब प्लेन दिखता है वो भी थ्रिलिंग है, क्योंकि वो एक टाइम पे थ्रिलिंग था. एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द मोमेंट. तो आई थिंक खुद को पकड़ो, दिन भर में खुद को पकड़ो. कहते हैं ना, स्टॉप एंड स्मेल द फ्लावर्स. मैं कहता हूँ स्टॉप एंड स्टेयर एट ग्रेट क्लाउड्स. बी लाइक अ किड. यू लुक एट किड्स, वो बस देख के खुश हो जाते हैं. और ये हमारे लाइफ के मोस्ट डिफिकल्ट ईयर के बाद हम कह रहे हैं. यस, राइट. या So important to stop and smell the flowers. Very important. Do you do anything for your inner child? Silly, but FIFA खेलता हूँ. I love it. Not from a streaming perspective. No. Love it. खुद के लिए. Love it. Just love FIFA. I love it. मतलब Good. उसे FC कहते हैं अभी. They don't call it FIFA anymore. Yeah. But वो भी होना चाहिए. yeah. हर मेल के पास ना वो जो भी competitiveness है उसे बैलेंस आउट करने के लिए something that made you happy once as a kid. With no work intention around. No purpose only. You do it just for that. वो भी होना चाहिए.
जॉन लेनिन की एक मशहूर कहावत है कि द टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड टाइम. यस. अगर टाइम पास करने में मज़ा आ रहा है ना, हाँ. मतलब आपने वो टाइम बर्बाद नहीं करा है. Yeah. आप खुद के इनर चाइल्ड को सर्विस कर रहे हो. Yeah. Obviously draw your own limits, हाँ. all that. बाउंड्रीज थोड़ा सेट करो, पूरा दिन वही मत खेलो. You know, I think that's the trick with growing older as a man. कि हर लड़के के ये enjoyable चीज़ें होती है. जैसे हम मेरे लिए प्ले स्टेशन है, फीफा, जो भी. You just have to learn about that upper limit. Yeah. Learn to limit yourself. That's the trick of getting older yet keeping inner child alive. और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. एंड लर्न कि वो चीज़ें करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो उन्हें गिल्ट फ्री करो. क्योंकि मर्दों में एक टाइप की रेजिस्टेंस होती है कि 24/7 प्रोडक्टिव बनना है, पैसे कमाने हैं, कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ना है. पर इट इज़ ओके अगर आप आधा घंटा कुछ करोगे अपने खुद के खुशी के लिए. इट इज़ ओके. Yeah. No point of living a life full of sangharsh. Yeah. It's very important at the start of one's career, I feel. You know, embrace the struggle, embrace the harshness. Especially at my age, I feel कि 30 के बाद मैं notice कर रहा हूँ. Lots changes for guys after 30. For women also, women have a different set of problems. This is a very guy-specific podcast. But आसपास के bros को देख रहा हूँ. This is a conversation you should have early with someone who's older. Yeah. बॉडी सडनली डिसइंटीग्रेट होने लगती है. दैट इज़ अ होल अदर एक्सपीरियंस. ये जो आपने एक्सपीरियंस करा है, there's a much softer, smaller version of it which happens sharply at 31, 32. तो ये जो आपको मिला ना, ये एक ट्रेलर है फॉर फिजिकल ह्यूमिलिटी विच विल कम लेटर. इट हैपेंस टू एवरीवन. देयर वाज अ हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आई हैड ऑन दिस शो जब हमने रॉनी कोलमैन को होस्ट करा था. एंड अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग गाय, one of the happiest people I've had on the show. Wow. But वो व्हील चेयर पे आए थे और इस रूम के अंदर व्हील चेयर नहीं आ पा रही थी. तो he had to actually get out of his wheelchair. और उनके पीठ में प्रॉब्लम है सर्जरीज की वजह से. तो he fully had to bend down and he walked, bent down, sat but smiled. उस मोमेंट में ना मैंने इतना कुछ सीखा कि वो सबसे लेजेंडरी बॉडी बिल्डर माने जाते हैं. सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया लेजेंडरी बॉडी बिल्डर बनने में. और सैक्रिफाइस करने के बाद ना वो खुश है अपने लाइफ के साथ. वाओ. और वो ना एक पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को नहीं पता चलेगा कि अच्छा ऐसे हैं रॉनी कोलमैन. सो such a wholesome experience meeting. Beautiful. Yeah. Wow. And that's the real joy of this podcast. Meeting human beings, understanding what life's priorities need to be. Yeah. Speaking about life priorities, I don't know, आपको ये एज 30 कैसा लगता है आपके नज़रिए से? आप 24 मुझे आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है. सेम ब्रो. क्योंकि आई फील लाइक मेरे एज ग्रुप में जो भी लोग हैं ना वो ऐसे बात नहीं कर पाते हैं. आई फील रियली, आई डोंट नो, लाइक ये जो डेप्थ है कॉन्वर्जेशंस में ना, ये मुझे बहुत पसंद है. मुझे शैलो कॉन्वर्जेशंस और स्मॉल टॉक इतना ज़्यादा पसंद नहीं है कंपेयर टू दीज डीप कॉन्वर्जेशंस. व्हाट इज़ डेप्थ? डेप्थ इज़ जब आप एक टॉपिक को पकड़ के उसको और एक्सप्लोर करने लगते हो और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव सुन के उन्हें उस टॉपिक में ऐड करते हो. एंड एट द एंड ऑफ इट यू बोथ एंड अप लर्निंग समथिंग न्यू. या उस एक्सप्लोरेशन में आपको खुद के बारे में कुछ चीज़ें पता चलती है या दुनिया के बारे में चीज़ें पता चलती है. तो वो मुझे बहुत पसंद है. दैट इज़ डेप्थ. It's probably the purpose of living to understand the world we're in and the human experience. हाँ, वो तो नेवर एंडिंग क्वेश्चंस है ना. Who am I? Why am I here? What is life? Yeah. I think वो बहुत हाई लेवल के सवाल है और उनके बारे में भी बात करना चाहिए. बट उनके पहले भी ना खुद के साइकोलॉजिकल स्टेट को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है. दिस वाज वन ऑफ दोज. It was. Where we were just sifting through all the shit that's happened this year. 100%. I don't. Have you had this conversation with anyone? No. It's the first time you open. Yeah. I've had this conversation, but only with women. Yeah, man. Yeah, only with women. But मर्द के साथ ज़रूरत थी. The thing with guys ना is that हम एक दूसरे को मामा बनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं. And it's never just about the present. It's about
how the present is going to build us up, which Yeah. even we are doing here. Yeah. But it's fine. It is what it is. Yeah. That's the purpose of testosterone, There is. right? Yeah. Where are you in life? एक मिड पॉइंट है आप कह सकते हो, जहाँ पर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है, या कैसे बोले, आई ऑनेस्टली डोंट नो where I Yeah, am in life. same, man. And I think that's the case for every guy watching this also. We honestly don't know. After all this deep conversation, Yeah. right? पर वो विजन दिखाई देती है 5 साल बाद 2030 में मैं जहाँ पे होऊंगा वो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत विविड है. Hmm. फैमिली है, डायमंड प्ले बटन है, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, वो दिखाई दे रहा है. या एंड डायमंड प्ले बटन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि मैं एक बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान हूँ और मुझे कोई ना कोई टारगेट्स पसंद है अचीव करना. तो अलॉन्ग द वे डायमंड प्ले बटन मिलने तक मैं जो भी स्किल सीखूँगा, मेरे पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस आएंगे, आई एम इन इट फॉर दैट इज़ जस्ट द एंड डेस्टिनेशन. पर मुझे वो जर्नी चाहिए अगले 5 सालों में. पता है, कहते हैं ना कि योर एक्सटर्नल वर्ल्ड बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड. एंड आई थिंक इफ वी रिकैप दिस फुल कॉन्वर्सेशन, यही बात हुई है या कि समथिंग वाज गोइंग रॉन्ग इनसाइड, दैट्स व्हाई द एक्सटर्नल वर्ल्ड वेंट रॉन्ग. डेफिनेटली. So the hope is to only take care of the internal world from Yes. now on. बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल. और उसमें वो भी एग्जाम्पल है, अगर एक रास्ता है, ठीक है, बिजी रास्ता है, बहुत सारे शॉप्स है, कैफ़ेज़ है, और 2 ह्यूमन बींग्स उस रास्ते पे चल रहे हैं. अगर एक की इंटरनल स्टेट बहुत अच्छी है तो वो उस रास्ते को और उन लोगों को एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखेगा. पर दूसरा इंसान जिसके दिमाग में बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो चलते चलते लोगों को जज करेगा, शी इज़ नॉट गुड लुकिंग, या ये बच्चा क्यों रो रहा है, या ये आइसक्रीम वाला इतना क्यों चिल्ला रहा है. द रोड इज़ द सेम, द पीपल आर द सेम, लाइफ इज़ द सेम, पर दोनों की जो इंटरनल दुनिया है वो उस मोमेंट पे बहुत अलग है, जिसकी वजह से वो दुनिया को कैसे देख रहा है ये बहुत अलग है. इसीलिए अगर आप इसे कंट्रोल करोगे और यहाँ पर खुश रहोगे तो आपको हर चीज़ में खुशी ही दिखाई देगी. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड टेक अवे फॉर पीपल, बिकॉज अल्टीमेटली आप सिर्फ ये कंट्रोल कर सकते हो. The actionable I'll probably attach here is Palgar Rinpoche, एक बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट लीडर है, 3-4 बार आ चुके हैं शो पर. उन्होंने एक बहुत तगड़ी बात कही थी मुझे, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट mid-20s लेसन फॉर मी. ये माम्बा मेंटालिटी के मामले में ना, इवन इफ वी स्टे हम्बल, हम दुनिया के नेगेटिव्स को जज करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरोगेंट इंसान दिख जाता है, हमें लगता है कि यार ये इतना एरोगेंट इंसान है, वो भी हमारा भी एरोगेंस है. करेक्ट. राइट, दैट्स आवर एरोगेंस नोटिसिंग समवन एल्सेस एरोगेंस. यस. तो उन्होंने कहा था कि जब ये होने लगता है, रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी. जब कैच योर ओन जजमेंट कि हाँ मैंने जज कर रहा हूँ, और फिर खुद से पूछो कि ये क्यों ऐसे है. जस्ट उसके बारे में सोचो. द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग गेट्स रिड लिटिल बिट ऑफ द जजमेंट. एंड ये करते करते ना आपकी जजमेंटल आय कम हो जाती है, और जब आप दुनिया को कम जज करने लगते हो, आप खुद को भी कम जज करते हो. And this is something I practice and it really helped. It made me go easy on myself. And it's a skill that you can improve a lot with time. या. और एक पॉइंट के बाद कहते हैं कि दुनिया फिर आपको संत मानने लगती है, बट वो पॉइंट बहुत दूर है. हाँ. So it's just an active human practice to live an easier internal existence. डेफिनेटली. Right? या ये जो जज करने का पॉइंट है, ये मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इस नेगेटिव फेज में नोटिस किया. आई एम नॉट समबडी हु जजेस पीपल अलॉट, पर जब मेरा इंटरनल स्टेट अच्छा नहीं था, मैं इनवॉलंटरी लोगों को जज कर रहा था. एंड लुकिंग बैक एट इट नाउ, इट टाइज इन विथ व्हाट यू सेड. Sort out your internal world, the external world will sort itself. Yes. Okay. That's a nice point to end this episode, क्योंकि माम्बा मेंटालिटी मतलब आपको सिर्फ ट्रॉफीज़ नहीं जीतनी है, माम्बा को सोना भी है, खाना भी खाना है, चिल भी करना है, फीफा भी खेलना है. Yes. So it's important to have that aspect of Mamba mentality highlighted.
Gokhale saab, any signing off notes? फीफा खेलो, खुश रहो. And then next day wake up, work out, do your yoga, पर sleep फीफा well. खेलो. Brother, Thank you for having me यार. wish you more luck, wish you more growth. Thanks for being an elder brother to so many people today and to me as always. I think honestly, दुआ आपके लिए ये मांगता हूँ कि आप इंडिया का नाम ग्लोबल स्टेज पर रोशन करें. You're one of the few people who's come out of the Indian content creator system where I feel कि it'll be easy for this guy to go to the world stage. And there's not too many. Like उसके लिए ना raw materials चाहिए रहते हैं और आप में वो raw materials हैं. Let's look at this as half-time break. Yeah. You know, not even half-time, 1/10th time break. So the remaining 90%, smash it. Thank you. Thank you for speaking with me. Yeah. It says a lot about you also. कि you spoke to me at this phase as well. तो वो बहुत अच्छी बात है. Thank you so much. The honor, the pleasure, it's all mine. Just wanted to chill with you. And I thought कि rather than chilling over a private cup of coffee, we'll do a public cup of coffee. Yes. So thank you, brother. Thank you. Appreciate it.